A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter The Freedom Movement of 1857। आज के लेक्चर में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि कैसे रिवोल्ट एंड हुआ, जो क्रांति थी, जो लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई चालू हुई थी 1857 में, वो कैसे ख़त्म हुई। इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके तो बच्चों मैं हर एक पॉइंट को रीड करके आपको उस पॉइंट का मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके ड्यूरिंग द रिवोल्ट वेपन्स एंड सोल्जर्स वर सप्लाइड टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंग्लैंड। लड़ाई के टाइम पर जब इंडिया के अलग अलग प्रांतों से राजा महाराजा और जो लोग थे जो 1857 की क्रांति में शामिल हो रहे थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब लड़ाई चालू कर दी थी, तो ब्रिटिशर्स ने हथियार और सोल्जर्स ब्रिटेन से मंगाने चालू कर दिए। ठीक है, वेपन्स एंड सोल्जर्स वर सप्लाइड टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंग्लैंड। ईरान ईरान और इंग्लैंड से मतलब जो जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वहाँ से ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स मिल रहे थे इंडियन से लड़ाई करने के लिए। द रिवोल्ट हैड स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट चालू हुआ, बट बाय द एंड ऑफ जून 1857 द ब्रिटिशर्स वर एबल टू रिगेन कंट्रोल ऑन बनारस एंड इलाहाबाद। 10 मई 1857 को ये क्रांति आज़ादी के लिए चालू हुई, पर ये जून 1857 यानी एक महीने के अंदर ये ख़त्म हो गया ये युद्ध। ओके एक महीने में ब्रिटिशर्स ने बनारस और इलाहाबाद को जीत लिया था। कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई। अगले महीने में कानपुर को कैप्चर कर लिया और दिल्ली को कैप्चर कर लिया सितंबर में 1857। ओके तो आप देख सकते हैं इन 2-3 महीनों में जो इंडिया के मेन शासन करने वाली जगह थी, जो जहाँ पर ताकतवर राजा वगैरह रहते थे, उन जगहों को जीत लिया गया। बहादुर शाह जफ़र and his queen बेगम जीनत महल were imprisoned and exiled to रंगून। जो आखिरी मुग़ल एम्परर थे इंडिया के, जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र, वो अपनी रानी बेगम जीनत महल के साथ उनको जेल में डाल दिया गया था रंगून में। ओके द कैपिटल ऑफ बर्मा, जो म्यांमार आज की डेट में इंडिया का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, तो म्यांमार की कैपिटल थी बर्मा। ओके तो इसकी एक जगह थी रंगून। तो रंगून में बहादुर शाह जफ़र और क्वीन बेगम जीनत महल को जेल में डाल दिया गया था। वेयर दे डाइड आफ्टर फ्यू ईयर्स, जहाँ पर वो कुछ सालों बाद मर गए। देयर 3 सन्स फॉर मर्डर्ड, उनके 3 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनको मार दिया गया। लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858। कुछ महीनों बाद नेक्स्ट ईयर मार्च में लखनऊ को भी कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेकरी ऑफ वन ऑफ द कर्टियर्स ऑफ झांसी। झांसी की लड़ाई हार गई। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी में लड़ाई हार गई ब्रिटिशर्स अगेंस्ट, क्योंकि झांसी के ही किसी राज दरबारी ने, रानी के शासन के किसी आदमी ने रानी के साथ गद्दारी कर दी थी। एज अ रिजल्ट लक्ष्मीबाई एक्सकेप्ड टुवर्ड्स कल्पी। इसीलिए जो लक्ष्मीबाई हैं वो कल्पी की तरफ भाग गई। वेयर शी डाइड वाइल फाइटिंग अ बैटल, जहाँ पर वो मर गई एक लड़ाई लड़ते हुए। ठीक है, किससे लड़ाई लड़ी उन्होंने? एक ब्रिटिश ट्रूप से। ठीक है, नाना साहेब पेशवा एस्केप्ड टू नेपाल। जो नाना साहेब थे वो कहाँ चले गए? नेपाल भाग गए हारने के बाद। ओके इट इज़ बिलीव्ड दैट ही लिव्ड इन द सीहोर विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ऐसा माना जाता था कि जो नाना साहिब थे वो सीहोर गांव में रहते थे, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात की। ओके यानी वो नाना साहिब गुजरात में रहते थे। एंड ही इज़ बिलीव टू हैव डाइड इन 1902।
और ऐसा माना गया कि वो 1902 में गुजरात में ही मर गए। ओके, इट इज़ सेड दैट तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड ड्यू टू बिट्रेयल ऑफ वन ऑफ हिज एलाइज। तो तात्या टोपे भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह धोखे का शिकार हो गए। उनके एक साथी ने उनको धोखा दे दिया। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तात्या टोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी चढ़ा दी गई। However, as per the other sources we come to know, तात्या टोपे has managed to escape। कई लोग ये भी बताते हैं कि जो तात्या टोपे हैं वो भाग निकले थे। ओके, एंड समवन एल्स वॉज हैंग्ड इन हिज प्लेस। और उनकी जगह, तात्या टोपे की जगह किसी और को फांसी पे लटका दिया गया था। It is believed that he had spent the last years of his life in नवासरी। तो नवासरी यानी गुजरात में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ दिन काटे थे। अब यहाँ पर कुछ जानकारी इम्पोर्टेंट लिखी हुई है थिंग्स टू नो में। समाऊ इज़ अ विलेज इन मनसा तालुका इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट की मनसा तालुका जगह पे समाऊ एक विलेज है। अ टूम स्टोन यानी एक कब्र है वहाँ पर। दैट स्टैंड्स इन द प्राइमरी स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर एक कब्र है। एज एन एपिटैफ दैट रीड्स 29 नवंबर 1857, जिस पर लिखा हुआ है 29 नवंबर 1857। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि उस समय की कोई कब्र यहाँ पर मिली है। ओके, आज़ादी की लड़ाई के टाइम की। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज द रिवोल्ट अ फेलियर। जो आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, तो वो फेल क्यों हो गई वो लड़ाई। द रेवोल्यूशनरीज फेल्ड टू रिट्रीव द पावर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से पावर छीनने में नाकामयाबी हासिल की। जो क्रांतिकारी हमारे साइड से लड़ रहे थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से हार मान ली। क्यों? ड्यू टू कुछ लिमिटेशंस, कुछ ऐसे कारण थे। उनमें से कुछ कारण, पहला कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिबल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन। जो रिबल्स थे जिन्होंने लड़ाई चालू की थी उनमें ज़रा भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी। ओके, तो ऐसे अलग अलग जो राजा थे वो अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, वो एकजुट होकर के नहीं लड़ रहे थे। अगर उन्होंने कोऑर्डिनेशन दिखाया होता, एक साथ जुट करके लड़े होते, तो वो जीत गए होते। देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। सेंट्रलाइज्ड यानी एक केंद्रित, यानी कोई एक कंट्रोलर, एक लीडर होता है। ओके, जो लीड करता है पूरे इंडिया के लोगों को। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी लीड कर रहे हैं अभी इस समय हमारे इंडिया को, उसी तरह से एक लीडर होता है जो लीड करता है हर जगह। ओके, तो उस लीडरशिप की एब्सेंस थी, मतलब कोई लीडर नहीं था, सब अपनी अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे। देर वॉज नो प्रोविजन ऑफ री इन्फोर्समेंट ऑफ मैन। कोई भी प्रबंध या कोई भी जो व्यवस्था नहीं की गई थी। एक, अगर हमारे साथी ख़त्म हो जाएं या सोल्जर्स ख़त्म हो जाएं तो पीछे से कोई दूसरी सेना आ जाए, बैकअप नहीं था उनके पास। कोई मनी का भी बैकअप नहीं था, मैन का भी बैकअप नहीं था, और हथियारों का भी बैकअप नहीं था। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, जो रिजल्ट था रिवोल्ट का, हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लान्ड डेट। जो डेट प्लान की गई थी कि इस दिन तक तो लड़ाई चलेगी ही चलेगी, उसके कई दिन पहले ही लड़ाई समाप्त हो गई। एज अ रिज़ल्ट द प्लानिंग वॉज डिसरप्टेड। इसी कारण जो प्लानिंग थी वो डिसरप्ट हो गई, ख़त्म हो गई। एंड इट अलर्टेड द ब्रिटिश, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलर्ट किया। ठीक है। द रिवोल्ट रिमेन्ड कंसंट्रेटेड लार्जली इन नॉर्थ इंडिया। जो रिवोल्ट था वो नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेट हो गया, मतलब नॉर्थ इंडिया में ही रिवोल्ट रह करके सिमट गया। मैनी
सोशल रिफॉर्मर्स रिफ्रेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम जॉइनिंग द रिवोल्ट। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ाई में शामिल होने के लिए मना कर दिया। दिस प्रूव्स दैट द इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। ये इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया इज़ अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। इंडिया ऐसी कंट्री है जो जानी जाती है रीजनल डाइवर्सिटी के लिए, लैंग्वेज के। ओके, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के खाना वगैरह बनाया जाता है, खाया जाता है। ओके, ड्रेसिंग यानी जो लिबास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हमारे भारत में रहते हैं। बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से पहले द पीपल वर रूल्ड बाई रीजनल डायनेस्टीज़। ब्रिटिश शासन से पहले जो लोग थे वो लोकल डायनेस्टीज़ के द्वारा गुलामी करते थे। ओके, मतलब लोकल डायनेस्टी, जो लोकल राजा महाराजा होते थे, उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता था। एज अ रिज़ल्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म, इसी कारण जो नेशनलिज्म है, यानी नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति है, बिलोंगिंगनेस है, जो बिलोंगिंगनेस है यहाँ पर इंडिया के लिए, एज वन नेशन हैड नॉट डेवलप्ड, यानी देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर नहीं थी, सिर्फ अपने अपने राज्य को बचाने के लिए सब लोग लड़ाई में आए थे। ठीक है, तो द बिलोंगिंगनेस टू इंडिया एज वन नेशन हैड नॉट डेवलप्ड आइदर इन पीपल or in their leaders. Many leaders either sided with the British, बहुत सारे लीडर्स ने धोखा दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो पैसिव रह गए, मतलब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। द सिख्स एंड गुरखास फॉट बाई साइड ऑफ द ब्रिटिश। जो सिख थे और गुरखास थे वो ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे थे, विच प्रूव टू बी अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर द रिबल्स। जिसके कारण एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ हमारे 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों को। ओके, जो लड़ाई की आवाज़ उठा रहे थे, जिन लोगों ने लड़ाई चालू की थी, उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उठाना पड़ा इस बात का। ओके, द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी। जो ब्रिटिश हैं उनकी आर्मी सुपीरियर है, वेपन्स अच्छे हैं, मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग फॉर रीगेनिंग देयर पावर। सारे लीडर्स लड़ रहे थे अपनी पावर को रीगेन करने के लिए। ठीक है, अपनी टेरिटरी को रीगेन करने के लिए, उन टेरिटरीज को जीतने के लिए जिन पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया है। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन। वो पूरे के पूरे समुच्च भारत को गुलामी से आज़ाद करने की सोच नहीं रख रहे थे, सिर्फ वो ये सोच रहे थे कि हमारे एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स से फ्री हो जाए। ओके, इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। ओके, और क्या प्रभाव पड़ा इस लड़ाई का। द रिवोल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो ये क्रांति की लड़ाई लड़ी गई, ये सक्सेसफुल नहीं थी। हाउ एवर इट स्टिल अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ चेंज। हालांकि इस लड़ाई ने नए नए क्रांतिकारियों के सीने में एक आग जला दी आज़ादी की। ओके, और एक बहुत बड़ा चेंज आया इससे। कंपनी रूल केम टू एंड इन इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो इंडिया में ख़त्म हो गया इस लड़ाई के बाद, और वो कंपनी यहाँ से चली गई। अब यहाँ डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन यानी रानी का शासन था, एंड इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ द क्राउन। और जो इंडिया है वो क्राउन रूल के अंतर्गत आ गया। द इंटरफेरेंस इन द The interference in the internal affairs of the princely states of India was stopped. जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस मतलब जो हस्तक्षेप है, किसका, प्रिंसली स्टेट्स वालों का, मतलब जो राजा महाराजा लोग हस्तक्षेप करते थे
उस हस्तक्षेप को बंद कर दिया गया, राजा महाराजा का शासन खत्म कर दिया गया। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी पॉलिसी चेंज करना चालू कर दिया। ठीक है, द सैलरी अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज़ गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स या सिपाहीज वर इंक्रीज्ड। सैलरी बढ़ा दी गई और अलाउंस और फैसिलिटी बढ़ा दी गई इंडियन सोल्जर्स और सिपाहीज की। भारतीय जो सैनिक थे जो ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे उनकी सैलरी वगैरह बढ़ा दी गई। दिस रिवोल्ट हेल्प्ड इन इन्वोकिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। इस रिवोल्ट के बाद में पता चला कि हम भारतीयों में भी कुछ ताकत है और अगर हम एकजुट होकर लड़ते तो हम ये लड़ाई जीत सकते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और एक देशभक्ति की भावना उनके अंदर आई। ओके, अब बच्चों हम इस लेक्चर का, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे इस लेक्चर में शुरुआत से कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। ओके, तो जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857, तो आज़ादी की लड़ाई के बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। ओके, उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। तो नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन इंडिया नॉट ओनली ड्यू टू द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। देशभक्ति की भावना सिर्फ यूरोपियंस के आने से नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने जो पॉलिसी यहाँ पर लाई है और जितना गंदा बर्ताव किया है हम भारतीयों के साथ, उससे देशभक्ति की भावना जनरेट हुई है। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट हैपेंड इन इंडिया इन ईयर 1857। 1857 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है इंडिया में, which became the first of the factors responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country। जो ये इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट था 1857 में, ये कुछ पहले रिवोल्ट में से था, कुछ पहले फैक्टर्स में से था जिन्होंने नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया भारतीयों में। ओके, अब कारण क्या था रिवोल्ट का? रिवोल्ट का क्या कारण था 1857 के 1857 की क्रांति का जो लड़ाई चालू हुई थी उसका कारण क्या था? द मेन रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल इन इंडिया। मेन कारण था जो रिवोल्ट का वो डिससेटिस्फैक्शन था लोगों में जो डिससेटिस्फैक्शन मतलब लोग खुश नहीं थे ब्रिटिश की पॉलिसीज से, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश लोगों के अत्याचारों से लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। ओके, सोशल एंड रिलीजियस रीजंस। अब सोशल और रिलीजियस कारण क्या थे? द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी थी बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर। ये जो सोशल रिफॉर्म्स की पॉलिसी थी इससे लोग जो थे वो इनसिक्योर हो गए। ठीक है, उनको लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें और हमारे धर्म को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए आए हैं। ओके, तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण इकोनॉमिक कारण था। इकोनॉमिक कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स का एम था कि यहाँ से सारा सोना और चांदी लूट करके और जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको लूट करके इंग्लैंड ले जाएं और इंग्लैंड को अमीर बनाते जाएं और हमारे भारत को गरीब करते जाएं। ये ब्रिटिशर्स का एम था। ओके, और इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये हमारे भारतीयों पर अत्याचार करना चालू किया था। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे गुजरात में कॉटन बहुत ज़्यादा होता है तो ब्रिटिशर्स यहाँ से कॉटन लेकर जाते थे बहुत सस्ते में, और वहाँ इंग्लैंड में ये उस कॉटन के कपड़े बनाते थे और वापस इंडिया ला करके उन कपड़ों को बहुत महंगे दामों में बेचते थे। ओके, तो ये कुछ इकोनॉमिक रीज़न थे जिसकी वजह से लोगों की नाराज़गी और बढ़ गई थी। पॉलिटिकल रीज़न क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स एक्वायर कर लिए थे, मतलब जिन जिन लोगों के पास ज़मीन है खेती करने के लिए उन लोगों की ज़मीन को ये हथिया ले रहे थे। ठीक है, जिन लोगों के पास खेती करने लायक भूमि थी या ज़मीन थी उनकी ज़मीन को से ये टैक्स ले रहे थे। ठीक है,
हर इंसान को जिसके पास ज़मीन है उसको टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। ओके, इसी के कारण बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। ओके, उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और दूसरी कूटनैतिक पॉलिसीज जो हैं वो इंडिया में लागू कर दी गई। सब्सिडरी अलायंस में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जिस भी राजा का बेटा नहीं होता था आगे शासन को संभालने के लिए, या जो राजा बेटा नहीं पैदा करता था, उसका शासन पूरा ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे। जिस राजा का बेटा नहीं होता था राजा बनने के लिए, तो उसका शासन पूरा ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐसा ही हुआ था, और राजा कुंवर सिंह के साथ, ओके, इन दोनों के साथ ऐसा ही हुआ था। और कुछ गरीब किसानों की भी ज़मीनें ये ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे। मिलिट्री रीजंस क्या थे? देखिए, इंडिया में जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे ब्रिटिशर्स के। ओके, मतलब ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे। ब्रिटिशर्स की आर्मी में इंडिया के लोग एज अ सोल्जर बहुत ज़्यादा थे। लगभग 6 इंडियन सोल्जर थे और एक ब्रिटिशर था। एक ब्रिटिशर पे 6 इंडियन सोल्जर। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने इंडियन सोल्जर्स रहे होंगे। अगर 100 ब्रिटिशर थे तो 600 इंडियन सोल्जर्स थे। ओके, तो इतना ज़्यादा अंतर था। पर जो इंडियन सोल्जर्स की सैलरी है तो वो 7 रुपये दी जाती थी उनको मंथली, लेकिन ब्रिटिशर्स को 150 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी। तो इस तरह का भेदभाव किया जाता था इंडियंस के साथ। ओके, द इमीडिएट रीजंस क्या थे लड़ाई के? जो एक नई राइफल थी, एक नई बंदूक इंग्लैंड से आई थी जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल नाम की एक बंदूक इंग्लैंड से आई थी। ठीक है, तो इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस या गोलियां यूज़ होती थी, उन गोलियों में जो ग्रीस लगती थी, उसके कवर को दांत से छील के हटाना पड़ता था, और उस कवर के नीचे ग्रीस हुआ करती थी। तो उस ग्रीस में वो ग्रीस सुअर और गाय के फैट से बनाई जाती थी। ठीक है, तो एक हमारे क्रांतिकारी थे 19th बटालियन के, बैराकपुर के सोल्जर थे, मंगल पांडे। ओके, तो जो मंगल पांडे थे वो बहुत ज़्यादा वफादार एक सिपाही थे। पर जब उन्हें पता चला कि जो नई बंदूक आई है उसमें हमारी पूजनीय गाय जो है उसका चर्बी का मांस की चर्बी लगी हुई है उसकी कारतूस में, और उसको दांत से छीलना है, तो मंगल पांडे ने सीधा उस राइफल को धुतकार दिया, और मंगल पांडे के साथ जितने भी सोल्जर्स थे इंडियन, वो सभी ने उस राइफल को चलाने से मना कर दिया। इसी के तहत एक ब्रिटिशर जनरल ने उन पर हमला करने की कोशिश की, उनको सबक सिखाने की कोशिश की, तो मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी। इसके तहत मंगल पांडे जी को फांसी हो गई थी। ओके, प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे। रिवोल्ट की प्लानिंग कैसे हुई? रिवोल्ट प्लान हुआ था पूरे इंडिया में, धीरे धीरे उसकी प्लानिंग होना चालू हुई थी। ओके, और ये रिवोल्ट चालू हुआ 31 मई 1857 को लगभग। ओके, लीडर्स जैसे कुछ शासक थे जैसे नाना साहिब पेशवा, बहादुर शाह जफ़र, कुंवर सिंह और नवाब ऑफ अवध। इन्होंने हाथ मिलाया था तात्या तोपे के साथ। तात्या तोपे एक एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर थे, बहुत ही होनहार मिलिट्री कमांडर थे। एक और लीडर थे रंगो बापू जी। ओके, एन अकम्पलिश्ड प्लानर, ये बहुत अच्छी प्लानिंग किया करते थे। ठीक है, और अजीमुल्ला खान, ये एक लॉयर और एक जर्नलिस्ट थे। इन्होंने रिवोल्ट की यानी लड़ाई की शुरुआत की। लोटस और रोटी इस लड़ाई का सिंबल था, और लोटस जो सिंबल था वो सिविलियंस के था यानी लोगों के लिए था, और जो रोटी सिंबल था वो सोल्जर्स के लिए था। दीज सिंबल्स वर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन। ये सिंबल्स जो थे पूरे भारत में घुमाए जाने लगे हर जगह। बार्ड्स, हिंदूज एंड मुस्लिम प्रीस्ट, जो बार्ड्स थे हिंदूज थे और मुस्लिम पुजारी थे, औलिया थे और मैसेंजर थे, उन्होंने
क्या काम किया, रिवोल्ट की आग को फैलाने का काम किया हर एक भारतीय देशभक्त के सीने में। ओके। मंगल पांडे अपोज्ड द यूज़ ऑफ कार्ट्रिज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज। मंगल पांडे ने उस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने से मना कर दिया जो गाय के और सुअर के चमड़े के फैट से बनी थी। ओके, जिसकी ग्रीस, ओके, जो उस कार्ट्रिज में, जो उस बंदूक की गोली के कवर में जो ग्रीस लगती थी वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी। ओके, तो क्लियरली मंगल पांडे जी ने मना कर दिया। यहाँ पर मंगल पांडे का फोटो है। एज अ रिजल्ट द रिवोल्ट बिगेन अर्लियर देन द फिक्स्ड डेट। इसी कारण जो लड़ाई 2-3 महीने बाद चालू होनी थी वो पहले ही चालू हो गई। इससे पूरी प्लानिंग जो थी, जो क्रांतिकारी थे उनकी पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। मंगल पांडे वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण कपल। मंगल पांडे एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, नागवा गांव में। नागवा गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके, तो मंगल पांडे एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, नागवा गांव में। ओके, उत्तर प्रदेश के नागवा गांव में। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी 7 रुपये सैलरी में। ओके, जो भारतीय सोल्जर्स थे जिन्होंने एग्री किया था रिवोल्ट के लिए, वो वेट करना चाहते थे 31 मई तक वो वेट करना चाहते थे। ओके, वो सोल्जर्स 31 मई तक वेट करना था चाहते थे। वेरएज 26 ईयर ओल्ड मंगल पांडे, 26 साल के जो हमारे मंगल पांडे थे, वो वेट नहीं कर पाए। उन्होंने सीधा सीधा एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और एक सार्जेंट मेजर ह्यूसन थे, उनको गोली मार दी क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर रहे थे मंगल पांडे जी के साथ। ओके, जो सार्जेंट मेजर ह्यूसन थे उन्होंने ऑर्डर दिया था मंगल पांडे को अरेस्ट करने का, लेकिन मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, गलत बात पे मैं आपका साथ नहीं दूंगा, और गोली मार दी मेजर सार्जेंट ह्यूसन को। ओके, फिर मंगल पांडे जी को क्या हुआ था? फांसी हो गई थी। ओके, ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टू। मंगल पांडे ने एक और ब्रिटिश ऑफिसर को हराया था। ओके, द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे। जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने मंगल पांडे जी को पकड़ने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे। तब ब्रिटिश सोल्जर्स आगे आकर के मंगल पांडे जी को पकड़े। ओके, मंगल पांडे जी के चेहरे से खून निकल रहा था, उनके शरीर से भी, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। क्यों हॉस्पिटल ले जाया गया? ताकि उनके मुंह से प्लानिंग उगलवाई जा सके, जो प्लानिंग की जा रही थी। ओके, रिवोल्ट की। द मिलिट्री कोर्ट प्रिटेंडेड टू रन अ केस अगेंस्ट मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857। जो मिलिट्री कोर्ट था, उन्होंने, मिलिट्री कोर्ट वालों ने मंगल पांडे के अगेंस्ट एक केस प्रिटेंड किया करने का। असल में वो उनको सीधा सीधा दोषी करार देकर उनको फांसी ही चढ़वाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रिटेंड किया कि एक केस लगा देते हैं, चलो इन पर, ठीक है। ही वॉज सेंटेंस टू दैट। उनको फांसी की सज़ा हो गई लास्ट में। ओके, और उनके मुंह से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स नहीं निकलवा पाए, वो इतने ज़्यादा वफादार थे। दैट्स हाउ आवर पेट्रियोट्स वर। इस तरह के क्रांतिकारी थे हमारे। उनको फांसी चढ़ाई गई सुबह के 5:30 बजे 8 अप्रैल को। ओके, और इसीलिए उनको भारत का पहला शहीद बोला जाता है। ओके, या ऐसा बोला जाता है कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद। ओके, ये कुछ सेंटर्स थे जहाँ पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई चालू हुई थी। इन सेंटर्स के लोग, इन सेंटर्स के जो राजा थे, इन सेंटर्स के जो शासन करने वाले लोग थे, जैसे इंदौर हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद, जगदीशपुर, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, गंगा के किनारे वाले मैक्सिमम एरियाज़ में लड़ाई चालू हुई थी। ओके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इन जगह से लोग उठ उठ करके शामिल हो रहे थे लड़ाई में। ओके, और ब्रिटिशर्स को भगाने की जो लड़ाई थी वो उस पर साथ दे रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आधा पार्ट का रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। आधे पार्ट का रिवीजन और बचा हुआ है, वो मैं चालू करूँगा।
ओके नेक्स्ट लेक्चर में, और आपका रिवीजन कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। आपका काम यह है कि आप घर पर रीडिंग करते रहें, जो भी डाउट्स आए वो मेरे से पूछते रहें। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।